भगवान धन्वंतरि की जयंती एवं उन्हें समर्पित धनतेरस की आप सबको अनंत शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि के सम्मान में पूरे भारत में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के थीम वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप इस साल आयुर्वेद दिवस की जो थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ रखा गया है और इसकी टैगलाइन, इसका जो जन संदेश है, हर दिन सबके लिए आयुर्वेद, जो कि जन भागीदारी, जन आंदोलन पर आधारित है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, यहाँ कोई श्रोता नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति इस अभियान में स्टेक होल्डर है और सर्व समाज के लिए आयुर्वेद का एक्सेस सुनिश्चित करने के इस जन अभियान का भागीदार भी है। जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, इस वर्ष आयुर्वेद दिवस के जन आंदोलन में समाज के हर एक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना ये उद्देश्य है। 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका संकेत डॉक्टर मोहन सिंह ने दिया था। किसानों के लिए आयुर्वेद, छात्रों के लिए आयुर्वेद और आम जनता के लिए आयुर्वेद। मैं इन तीनों विषयों पर आप सभी के समक्ष कुछ बातें रखना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले एक मैं छोटी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। द आयुर्वेदा एक्सपीरियंस एक स्टार्टअप है जो अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में जाना पहचाना नाम बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी है, जबकि इस स्टार्टअप को शुरू करने वाला जो विद्यार्थी है, कॉलेज ग्रेजुएट है, ऋषभ चोपड़ा, वो भारत का रहने वाला है। अभी तक इस स्टार्टअप में अलग अलग इन्वेस्टर्स ने मिलकर तकरीबन 105 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसकी पिछली फंडिंग दिसंबर 2022 में हुई थी, जिसमें इन्वेस्टर्स ने 50 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यह स्टार्टअप आयुर्वेद से संबंधित 121 प्रोडक्ट्स लगभग दुनिया के 20 देशों में बेच रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसका कुल रेवेन्यू 140 करोड़ रुपए था, जबकि चालू वित्त वर्ष में कुल रेवेन्यू इसका 271 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। इस स्टार्टअप के इन्वेस्टर्स का मानना है कि इस समय कंज्यूमर प्रोडक्ट का ग्लोबल ट्रेंड ऑर्गेनिक, नेचुरल, क्लीन तथा सस्टेनेबल, इन बातों पर केंद्रित है और ये सभी विशेषताएं एक ही जगह मौजूद हैं, उसका नाम आयुर्वेद है। इस स्टार्टअप के इन्वेस्टर्स के स्टेटमेंट को अगर मैं जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से देखता हूं, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर आयुर्वेद की गोल्ड माइन की खदान पर बैठा हुआ है, जहां हर्ब्स लगभग 1123 रिसर्च द्वारा प्रमाणित मेडिसिनल प्लांट जम्मू कश्मीर में है, जिन्हें सोने में बदला जा सकता है। अनेक किसान भाइयों ने शायद उन प्लांट्स को देखा होगा और जानकारी के अभाव में शायद वह नहीं समझ पाए होंगे कि उनके आसपास ऐसी वैल्यूएबल कमोडिटी मौजूद है जो स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस अभियान के माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक बनाना है। उनके पास ग्रीन गोल्ड है और मेडिसिनल प्लांट के प्रोडक्शन से उनकी आमदनी कई गुना बढ़ाई जा सकती है। अब ये कहने में आसान है, करने में बड़ा कठिन काम है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय इस अभियान को हकीकत का जामा पहनाने के लिए एग्रो आयुर्वेद को प्रमोट कर रहा है, ताकि ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ किसान भाई मेडिसिनल प्लांट की फार्मिंग को इंटीग्रेट कर सके। पिछले वर्ष आयुर्वेद प्रोडक्ट्स का कुल मार्केट शेयर लगभग 66,000 करोड़ रुपए था और एक अनुमान के मुताबिक 2023 में
इसमें लगभग 15% वृद्धि होने वाली है। मुझे स्मरण है, फॉरेस्ट इसेंशियल्स एक उत्तराखंड की कंपनी है जो देवभूमि में उपलब्ध हर्ब्स और प्लांट का इस्तेमाल करके स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है और आज लगभग 120 देशों को वो एक्सपोर्ट कर रही है। इसी तरह जर्मनी में स्थित स्टार्टअप कंपनी वेदा नेचुरल्स अपने प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो द्वारा यूरोप के मौजूदा मार्केट की संभावनाओं में अपनी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी कर रही है, क्योंकि मार्केट प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले 9 वर्षों में आयुर्वेद का मार्केट लगभग दुनिया में 2 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है। आज आयुर्वेद दिवस पर मैं ये आंकड़े आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से ग्लोबली योगा और आयुर्वेद को स्वीकार्यता मिली है। आज जिस प्रकार पूरे दुनिया में आयुर्वेद का पुनरुत्थान हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि सबको आशा बंधी है कि अगले 5 वर्षों में आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय संस्कृति में उल्लिखित जीवन शैली वैकल्पिक न होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होगी। मित्रों, प्राचीन काल से ही आयुर्वेद से संबंधित अनेक रोचक बातें हमारे संस्कार में शामिल हैं। ऋग्वेद में औषधियों को सही मायने में माता कहा गया है। औषध धीरति मातरस्त दवो देवी रूपः ब्रुवे। औषधियाँ सच्ची माताएं हैं तथा देव की शक्ति धारण करने वाली देवियां भी हैं। विनय पिटक वर्ती जीवक कथा में वर्णन है कि एक आचार्य ने शिष्य को कुदाल देकर कहा कि जाओ 7 कोस तक ऐसा प्लांट खोज करके ले आओ जिसमें कोई गुण न हो। वह शिष्य 1 हफ्ते तक कठिन परिश्रम के बाद निराश होकर लौटा और उसने कहा कि ऐसा कोई प्लांट नहीं मिला मुझे जिसमें कोई न कोई गुण न हो। सभी प्लांट्स में कोई न कोई विशेष गुण मौजूद है। अनेक ग्रंथों और खासकर अथर्ववेद में इस बात की विस्तार से चर्चा की गई है कि आयुर्वेद के पास हर एक रोग का इलाज है। एक श्लोक में इस बात का भी जिक्र है कि वनस्पतियों से प्रार्थना भी की जाती थी कि वह औषधि बनकर आम जनजीवन को स्वस्थ और सुखी बनावें। और इसलिए मेरा मत है कि जिस संस्कृति ने हर्ब्स और आयुर्वेद की प्रणाली, जिस संस्कृति में हर्ब्स और आयुर्वेद की प्रणाली इतनी गहराई से जुड़ी हो, उस समाज के लिए वह कल्प वृक्ष के समान है। उसके साथ एक महत्वपूर्ण पक्ष सेवा का भी है। प्राचीन समय से ही करुणा आयुर्वेद का मुख्य अंग रहा है। आयुर्वेद कहता है कि चिकित्सक सभी रोगियों को अपने पुत्र पुत्री की भांति समझें और उनका इलाज करें। चरक संहिता में आयुर्वेद का उपदेश सर्वभूतानुकंपा और सुश्रुत में प्रजाहित कामना से लिया गया है। आयुर्वेद का मूल मंत्र है कि रोगियों की दया भाव से सेवा करने वाला ही श्रेष्ठ चिकित्सक होता है, क्योंकि जीवन दान से बढ़कर कोई दूसरा धर्म है नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि 5000 वर्ष की हमारी संस्कृति और चिकित्सा व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में फिर से पुनर्जीवित हुई है और विश्व के बड़े बड़े देशों के सम्मान के अलावा उसका मार्केट भी अब विकसित हो रहा है। यह अनुकूल समय है जब हम अपनी प्राचीन धरोहर को जानें, समझें और मानव कल्याण के साथ देश और जम्मू कश्मीर के विकास में उसका उपयोग करें। कुछ ऐसी अवधारणाएं भी हैं जिन्हें नए परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह शरीर और मस्तिष्क दोनों को एक रूप में देखकर स्वस्थ रखने का एकमात्र माध्यम उपलब्ध है मानवता को। हमारी परंपरा में कहा गया है कि सत्व शुद्धि 100 मनस्य एक। शरीर और मन की शुद्धता के बीच गहन तादात्म्य है, जिसे आयुर्वेद बड़े सहज तरीके से सशक्त बनाता है। उसके बीच एक प्रकार की लयबद्धता पैदा करता है। जब मैं हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था
तो एक चर्चा अक्सर होती थी कि भगवान धन्वंतरी ने ऋषि भारद्वाज से आयुर्वेद सीखकर उसे 8 भागों में विभक्त किया। बाद में उनके प्रपौत्र ने बनारस को चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित किया। चूंकि बनारस संगीत का भी महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए इस चर्चा के दौरान आम आदमी को समझाने के लिए सामान्य भाषा में कहा जाता था कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों की बजाय आयुर्वेद शरीर और मन के समस्वर पर जोर देता है, यानी बाह्य और आंतरिक शरीर एक स्वर एक ताल में जब हों तब ही इंसान पूरी तरह स्वस्थ होता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद के पास संस्कृत के कई बड़े विद्वान ठहरे हुए थे। उन्होंने विवेकानंद जी को अपनी एक पुस्तक पढ़ने को दी। आधे घंटे में विवेकानंद जी ने वो पुस्तक वापस कर दी। उन विद्वानों ने आश्चर्य से पूछा कि आपने पूरी पुस्तक पढ़ ली? विवेकानंद जी ने कहा कि मैंने पूरी पुस्तक पढ़ ली। उन विद्वानों को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि बताइए, पेज नंबर 4 या कुछ भी नाम लिया, मैंने क्या लिखा है? विवेकानंद जी ने उस पेज पर लिखे बातों को जस का तस बता दिया। वह विद्वान अब घबरा से गए। उन्होंने कहा कि लेकिन ये कैसे संभव है? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शरीर और मन जब लय में हो तब हर एक पुस्तक सीधे आपके चेतना को स्पर्श करती है, यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ चेतना का निर्माण करती है। इसलिए पूरे विश्व में यह एकमात्र ऐसा साधन है जो शरीर को निरोग रखने पर, रोगों के प्रिवेंशन पर बल देता है तथा समाज को प्रकृति के करीब लाता है, हमारे आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशीलता पैदा करता है। आज पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े डॉक्टर्स अधिकारियों के सामने ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज की हर एक पीढ़ी को इन पद्धतियों के फायदे से कैसे हम उनको बता पाएं, जागरूक करें। योग, आयुर्वेद तथा अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को इंटीग्रेट करके जन स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्य धारा से कैसे जोड़ें। मैं सभी स्टेक होल्डर से एक निवेदन करना चाहूँगा कि समाज के वंचित और गरीब वर्ग तथा अफोर्डेबल हेल्थ केयर पहुँचाना किसी भी प्रशासन की ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आयुष्मान भारत सेहत के जरिए आज गरीब परिवार के सिर से एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ समाप्त करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण सफलता मिली है। लेकिन अनेक ऐसे दूर दराज के गांव हैं जहां आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर उन्हें निरोग रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। आज के समय में पूरे जम्मू कश्मीर में 456 ऐसे सेंटर्स आज काम कर रहे हैं। मोहन सिंह जी ने बताया कि लाखों की संख्या में इन सेंटर्स पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनका लोग लाभ उठा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सेंटर्स तथा वहाँ उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी पहुँचे और आप जैसे मेडिकल कॉलेज के लोग अनुसंधान के माध्यम से 12 महीने ये प्रयास करें कि मानव सभ्यता या जम्मू कश्मीर के निवासियों के हेल्थ केयर में हम अपना योगदान क्या दे सकते हैं। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। कुछ बातें यहाँ कही गई हैं, मुझे लगता है पोस्ट ग्रेजुएट शुरू करना ये प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यकता होगी वो जरूर की जाएगी। ये मैं बहुत कम समय में आज हिंदुस्तान में 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रारंभ हुए। इसकी लोकप्रियता की चर्चा मैंने शुरुआत में ही की थी। मैं चाहता हूं कि इसे अवसर समझकर जो हमारे युवा हैं, ख़ासतौर से जो स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग, वो इसका लाभ उठावें। परंपरा को मॉडर्न टूल से जोड़कर उसे सक्सेसफुल बिजनेस के रूप में तब्दील करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया ने आयुष स्टार्टअप चैलेंज भी शुरू किया है। इस आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्यार्थियों से मेरी अपेक्षा होगी, इसमें आगे बढ़कर के काम करने की ज़रूरत है। फैकल्टी मेंबर्स से मेरी अपेक्षा होगी कि इस दिशा में अगर हम काम करेंगे तब हमारा योगदान वास्तव में सराहनीय होगा। फूड सेक्टर में इनोवेशन के माध्यम से रेडी टू ईट न्यूट्रिशंस
आयुर्वेद आहार, आयुष सेंटर्स के लिए IT सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स तथा फार्मा प्रोसेसिंग जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसका फायदा आज का युवा वर्ग नया उद्यम शुरू करके उठा सकता है। इसके अलावा अनेक ऑपरेशनल आयुर्वेद कंपनीज भी निरंतर इनोवेशन द्वारा नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं। अब इस कॉलेज को किसी कंपनी के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता है, ये विचारणीय विषय है। ऐसे अनेक उद्यमी यहाँ भी हैं। डिज़ाइन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इसमें आप क्या मदद कर सकते हैं? उन्हें भी आयुर्वेद सेक्टर में तमाम अवसर उपलब्ध हों। आयुर्वेद दिवस के तीसरे लक्ष्य को भी इसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग संग्रह में हमारे यहाँ लिखा गया, आयुर्वेद दोधदे पारम पारस्य प्रयातिकः, यानी आयुर्वेद समुद्र के पार कौन जा सकता है? कोई नहीं, क्योंकि जगत के सभी रोगों का उपचार तो आयुर्वेद में ही उपलब्ध है। कुछ बातें इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से भी संबंधित हैं जिनका उल्लेख आवश्यक है। 2021 में इस कॉलेज का उद्घाटन हुआ था, उस अवसर पर भी मैं था। उस दिन भी मैंने कहा था कि भविष्य में सीटों की संख्या और कोर्स के अपग्रेडेशन के लक्ष्य पर समय सीमा के भीतर काम करना ये बहुत आवश्यक है। डॉक्टर मोहन सिंह जी ने मुझे बताया है कि BMS कोर्स में सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने वाले हैं। उसके लिए जो आवश्यकता होगी वो जरूर जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरा करेगा। अस्पताल की मौजूदा क्षमता 60 बेड की है और 100 करना। अब 60 में ऑक्यूपेंसी क्या रहती है? कोई भर्ती नहीं होता है। हमारे पास 150 ऑलरेडी अवेलेबल है, 150। तो जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे हो, मुझे लगता है कि ये बड़ा आवश्यक है। और ज़रूरत होगी तो इसे 100 और 200 करना होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध है उसका तो उपयोग और उसका लाभ जनता को मिले। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष से भी यहाँ मेरे पास आंकड़ा सब है। मैं निवेदन करूंगा डायरेक्टर साहब से, प्रिंसिपल साहब से, सभी फैकल्टी मेंबर से कि इन उद्देश्यों पर काम करना ये बड़ा आवश्यक है। निजी तौर पर आयुर्वेद का मैं बड़ा समर्थक हूँ और उसका कारण मैं बताता हूँ। मैं जब विद्यार्थी था तो मुझे जॉन्डिस हो गई। लापरवाही किया, 2-4 दिन में ही मैंने चलना फिरना शुरू कर दिया। फिर वो रिलैप्स कर गई। बिल्रुबिन मेरा 13 या 14 हो गया था। तो हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया। उसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्रोफेसर, मेडिसिन के प्रोफेसर, और 5-7 दिन में मुझे कोई आराम नहीं हुआ। तो मेरे कोई परिचित थे, उन्होंने मुझे कहा कि एक आयुर्वेद में प्रोफेसर हैं GN चतुर्वेदी साहब, आप उनसे संपर्क करिए। संयोग से मैं उनके पुत्र को जानता था, तो मैंने उन्हें बुलाया और उन्होंने मुझे काढ़ा दिया और 3 दिन में मैं ठीक हो गया। तो मैं केवल मरीज ठीक नहीं हो गया, उसके बाद मैं अपने इलाके का प्रसिद्ध चिकित्सक हो गया जॉन्डिस का। और मुझे आज भी नाम याद है, फल त्रिकादि कसाय नाम का एक काढ़ा था। तो जो आता था, मैं भी अब डॉक्टर बन गया था, उसको मैं लिख देता था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक केंद्र रहा है। प्रोफेसर PJ देशपांडे वहाँ आयुर्वेद के एक प्रोफेसर थे। मुझे लगता है कि पूरे देश को क्षार सूत्र नाम का जो योगदान उन्होंने दिया, जिसका इलाज आयुर्वेद नहीं कर पाता है, मैं समझता हूँ सबसे सफलतम इलाज क्षार सूत्र के द्वारा अनेक लोगों को प्राप्त होता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जानना बड़ा जरूरी है। आज मॉडर्न मेडिसिन के लोग ये क्लेम करते हैं दुनिया भर के कि हमने बड़ी प्रगति की है। ये बात आप जान लीजिए कि जब दुनिया के विकसित देशों में कैटरेक्ट सर्जरी के इक्विपमेंट नहीं थे, तब हिंदुस्तान में फाइनेस्ट इक्विपमेंट कैटरेक्ट सर्जरी के मौजूद थे। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे देश में ये जानकारी कम है। और मैंने अपनी आँखों से जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मेडिकल फील्ड में मानी जाती है,
वहाँ भारत की आयुर्वेद की किताब रखी है। मैंने पढ़ा है कि दुनिया को कैटरेक्ट सर्जरी भारत के लोगों ने सिखाया। तो अनेक, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उस पर और अभी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो प्राचीन विरासत है, अब ये हमारा दुर्भाग्य था गुलामी के कारण या जिन कारणों से हम अपनी विरासत को दुनिया भर में नहीं पहुंचा सके। अब समय आ गया है और यही समय है, सही समय, जब पूरे देश में एक स्वाभिमान का भाव जागृत हुआ है। आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए सभी लोगों की आज ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान रहा है उस ज्ञान पर शोध करके, और भारत के लोगों को तो लाभ मिले ही, पूरी मानवता को लाभ मिले, ये बड़ा आवश्यक है। और मैं 2000 आने वाले कुछ समय में काम जरा भद्रवा में भी कुछ काम हो रहा है ना, तो कब तक होगा वो? सर जो हमारी दिक्कत है 20 साल में भूलता ही नहीं। नहीं सर, उसमें शायद इंटरवेंशन थोड़ी सी, जैसा मोहन सिंह बता रहे थे, श्रीनगर में कार्यक्रम था, भारत सरकार के आयुष सचिवालय थे, उनसे जब बात कही गई तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस 2 जम्मू कश्मीर में बने, कश्मीर रीजन में, एक जम्मू रीजन में। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर की उत्तम औषध सभी के स्वास्थ्य और समाज की तरक्की का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगी तथा आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति का विस्तार ये देश के लिए बड़ा आवश्यक है। मैं एक बार पुनः आयुर्वेद दिवस की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। धनतेरस की भी आपको शुभकामना और बधाई। 2 दिन बाद दीपावली है, तो दीपावली आप सबको शुभ हो। अग्रिम शुभकामनाएं देता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।